हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास की थी उस प्रीवियस क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम के बारे में अच्छी खासी जानकारी जितनी हमें हमारे क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। अब बात कैसी है, अब बहुत ही सिंपल सी बातचीत है। हम लोगों को रिप्रोडक्टरी सिस्टम के आगे की कहानी पढ़नी है। जैसे हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि आप लोगों का जो स्पर्म होता है वो किसके साथ कंबाइन होता है, वो कंबाइन होता है ओवा के साथ। ठीक है, और वो दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसको बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को, जाइगोट बनाने वाली पूरी प्रोसेस को, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डन, ओके। अब कैसा है, कई बार ये जाइगोट बनता है, कई बार जाइगोट नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो जैसे अपन बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जाइगोट अगर बना, वो वाला एक केस, और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे जब आप लोगों का जाइगोट नहीं बना। तो जब जाइगोट नहीं बनता है ना, तो उस पर्टिकुलर केस को कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, नॉट प्रेग्नेंट। और अगर मान लेते हैं जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद ऐसा हम श्योर नहीं रहते कि वो जाइगोट आगे जाके बेबी में कन्वर्ट होगा ही, बिकॉज समटाइम्स फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं लेट से हो जाती हैं कि वो जो जाइगोट बना है ना वो वापस से टूट जाता है, मतलब टूट जाता है इन द सेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जाइगोट बेबी में कन्वर्ट हो ही हो। आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ बाद डॉक्टर्स लोग अच्छा एकदम श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब ये बेबी बनने वाली प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है। अदरवाइज डे 1 जाइगोट बना तो डे 2 को ऐसी समटाइम्स पॉसिबिलिटीज़ होती भी हैं जहाँ पर ये चीज़ कैसी हो जाए, वापस से चीज़ें क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। खैर अभी आगे बात करते हैं। तो अगर मान लेते हैं जाइगोट बन गया और जाइगोट के बाद लेट से आगे प्रोसेस बढ़ भी गई, ठीक है, लेट से आगे प्रोसेस बढ़ भी गई, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है कि यस दैट वुमन, दैट लेडी इज़ पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट। खैर अब यहाँ पे जाइगोट नहीं बनने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है नो स्पर्म्स। ठीक है, मतलब अगर मान के चलते हैं हम किसी एक ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक ऐसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो उसकी बॉडी में स्पर्म्स कहाँ से जाएंगे, बताओ, स्पर्म्स नहीं जाएंगे। और अगर स्पर्म्स ही नहीं जाएंगे तो फिर प्रेगनेंसी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नो स्पर्म्स, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि स्पर्म्स तो थे, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप तो बना, स्पर्म्स तो थे, बट अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि महीने में एक फिक्स डेट होती है, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट पर जो ओवैरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ओवा रिलीज करती हैं। तो स्पर्म मान लेते हैं आ गए, बट उस पर्टिकुलर टाइम पर ओवा रिलीज नहीं हुई है ना, जो फीमेल की बॉडी है उसने ओवा को रिलीज नहीं किया है। तो ऐसे में जब स्पर्म को ओवा मिलेगी ही नहीं तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ से जाइगोट बनेगा, तो ऑटोमेटिकली जाइगोट नहीं बनेगा। तो मतलब जाइगोट के बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, ठीक है, जाइगोट के बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं प्लस जो ओवा होती है, इन दोनों का कैसा होना चाहिए, साइमल्टेनियसली इन लोगों का वहाँ पे मौजूद होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि स्पर्म्स आज के दिन वजाइना के अंदर जा चले गए और ओवा 6 या 7 दिन बाद आ रही है, या ओवा 7-8 दिन पहले से वहाँ पड़ी हुई है और स्पर्म 10-12 दिन बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दिस शुड बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। डन, ओके। अब मान लेते हैं अगर कभी किसी रीजंस की वजह से जाइगोट नहीं बनता है, ठीक है, नॉट प्रेग्नेंट, तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है ना, तो उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, उसकी जो हर मंथ की पीरियड साइकिल होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में डिटेल में। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है कंटिन्यू, मतलब जैसा नॉर्मली होती है वैसी। बट अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान उसकी जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टेम्परेरी क्या हो जाती है, ये स्टॉप हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा परमानेंटली स्टॉप हो जाती है,
ठीक है, वो टेम्पररीली जब तक बेबी तब 9 मंथ्स बाद बाहर नहीं आ जाता वगैरह वगैरह, तब तक के लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये कुछ कहानी थी जायगोट से लेकर। अब हम लोगों को बात जायगोट से आगे की करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक रफ सा फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम बना लेते हैं। ये हो गया आप लोगों का एरिया नोन एज व्हाट, फैलोपियन ट्यूब, या फिर आप कह सकते हो फीमेल डक्ट, है ना, ओवी डक्ट भी कह सकते हैं। इस तरीके का होता है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, दूसरा पार्ट इधर होता है ये इस तरीके का। मैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ नहीं बना रही हूँ, खैर। और उसके बाद ये चीज़ आप लोगों की समथिंग लाइक, एक मिनट रुको, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बना रही हूँ, रफ फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स होता है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेजाइना कहते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो जगह है ये बेसिकली यूटेरस के अंदर की बॉडी वॉल है। ये जो है, जो मैं शेड कर रही हूँ, ये क्या है, बॉडी वॉल है। और जो ये जगह बचती है खाली, वो हमारा क्या होता है, यूटेरस होता है। तो होता क्या है कि जब कॉप्यूलेशन होता है, मतलब जब फिजिकली मेल एंड फीमेल साथ में आते हैं, तब जो मेल होता है उसका पेनिस ये वेजाइना से इंसर्ट होता है। अब इस प्रोसेस के दौरान वो स्पर्म्स रिलीज कर देता है। तो बहुत सारे मिलियन बिलियन, बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे रिलीज हो रहे हैं। स्पर्म्स वेजाइना से होते हुए सर्विक्स को पास करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो वेजाइना होती है उस वेजाइना ड्राई नहीं होती, या फिर मैं कहूँ वेजाइना के अंदर जो यूटेरस वगैरह होता है ये ड्राई नहीं होता है। इनमें वेजाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, गीला रहता है ये। अच्छा, तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि कई स्पर्म्स अगर हेल्दी नहीं है तो कई बार वेजाइनल फ्लूइड की वजह से वो स्पर्म्स मर जाते हैं। कई स्पर्म्स जो हेल्दी रहते हैं वो इस वेजाइनल फ्लूइड को सहन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यूटेरस एक वो जगह है जहाँ पर जो वेजाइनल फ्लूइड होता है, जो लेडीज़ के अंदर में, उनकी बॉडी के अंदर में जो वेजाइनल फ्लूइड होता है, ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। किसके साथ इंटरैक्ट करता है, स्पर्म्स के साथ। ये बेसिकली क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। ठीक है, स्पर्म्स के साथ इंटरैक्ट करने से फ़ायदा क्या है। देखो, स्पर्म की जो बॉडी होती है ना, या जो स्पर्म होता है, इसको वो जो फीमेल का ओवा रहता है उसके अंदर घुसना होता है। तो ऐसे केस में उस स्पर्म को, ताकि वो इजीली ओवा के अंदर एंट्री ले सके, उसको उस लायक बनाने की जिम्मेदारी वेजाइनल फ्लूइड की रहती है, जो कि आप आगे जाके इन डिटेल में क्लास 12 में सीखेंगे। अभी हमको ये सीखने की नीड नहीं है ना। कैसा रहता है, जो ओवा रहती है ना, ओवा कैसा रहता है, एक सर्कुलर शेप का रहता है वो ओवा। उसके आजू बाजू में क्या होता है, आप लोगों की एक लेयर बनी हुई होती है। ओवा के आजू बाजू एक आउटर लेयर होती है। ये जो मैंने अंदर आपको बना के दिया, ये सेल है। सेल के आजू बाजू में एक आउटर लेयर है। जैसे हम लोग नहीं बोलते प्लांट्स के आजू बाजू में प्लांट सेल्स होते हैं, या फिर प्लांट की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, याद आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे एक आउटर लेयर होती है, और ये बेचारा होता है आप लोगों का स्पर्म। तो अगर इस स्पर्म को इस सेल के अंदर आना है, इस सेल के पास आना है, तो उसने क्या करना है, इस आउटर लेयर को ब्रेक करना है। ठीक है, इस आउटर लेयर को उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तभी वो अंदर जा पाएगा और तभी उन लोगों की कॉम्बिनेशन से जायगोट बनेगा। तो ये जो पूरा स्पर्म है, इसकी तैयारी कि अच्छा तुम ब्रेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम उसके लायक हो कि नहीं हो, तुमसे टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की नीड है या कोई भी ऐसा चेंजेस जो स्पर्म के अंदर हमें करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्पर्म उस क्या आ जाए, सेल के अंदर आ जाए, है ना, ओवा के अंदर आ जाए और वहाँ से जायगोट बन सके, उसकी तैयारी वेजाइनल फ्लूइड करता है। फिर ऐसे में स्पर्म्स क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ स्पर्म्स इस तरफ जाते हैं, कुछ स्पर्म्स इस तरफ जाते हैं, कुछ ऐसे चले जाते हैं। और मान के चलते हैं यहाँ पर बैठी हुई है ओवा, मान के चलिए यहाँ पे बैठी हुई है ओवा।
तो ये स्पर्म्स इस ओवा के पास जाते हैं और ओवा के पास जाने के बाद वहाँ पे क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, जाइगोट। क्या बना लेते हैं, जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे क्या बना लिया जाता है, जाइगोट। अब अगर जाइगोट बन गया तो क्या ये जाइगोट हमेशा के लिए वहीं पर रहता है क्या, डेफिनेटली नॉट। जाइगोट बेसिकली एक यूनिसेलुलर चीज़ है। यूनिसेलुलर का मतलब तुम्हें समझता है, सिंगल सेल, जिसके पास एकमात्र सेल होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। तो जाइगोट एक यूनिसेलुलर है और 9 महीने के बाद जो बच्चा बाहर निकलता है मम्मी के पास से वो तो मल्टी सेलुलर होता है। तो मतलब एक यूनिसेलुलर जाइगोट एक मल्टी सेलुलर बेबी में कैसे कन्वर्ट हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों के दिमाग में यही आना चाहिए, है ना, कि एक यूनिसेलुलर जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर बेबी में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसके पास इतने सारे सेल्स कहाँ से आए, उसके पास ऑर्गन्स कहाँ से बन गए, कैसे उसकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स आए, तो उसके पास ये सेल्स कहाँ से आए, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में यही होना चाहिए। तो होता क्या है कि देखो, अगर जाइगोट जो कि एक यूनिसेलुलर है, अगर वो खुद को मल्टी सेलुलर बेबी में धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है, धीरे धीरे सेल्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, यानी कि अगर उसके पास पहले एक सेल है तो एक सेल से कन्वर्ट हो रहा है, वो 2 सेल में, 2 सेल से कन्वर्ट हो रहा है, 4 सेल में, 4 सेल से कन्वर्ट हो रहा है, 8 सेल में, 8 से कन्वर्ट हो रहा है, 16 में, एंड सो ऑन। धीरे धीरे करते हुए वो बेबी के पास जो मिलियन बिलियन सेल्स होते हैं धीरे धीरे बनते हैं। तो बेसिकली आफ्टर जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, या फिर मैं ये कहूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। यानी कि जाइगोट जो एक यूनिसेलुलर चीज़ है, वो यूनिसेलुलर चीज़ बोलो क्या होती है, डिवाइड होती है। उसका क्या होता है, सेल का उसका बोलो क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, वो क्या होती है, डिवाइड होने लगती है, उसका डिवीजन होता है। अब वो जब डिवाइड होता है तो इसी तरीके से सेल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। ये देखो, ये ऐसे सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो आफ्टर 9 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 मंथ का रहता है, तो आफ्टर 9 मंथ्स हम ऐसा अज्यूम करते हैं, या ऐसा अज्यूम कैसा हमें दिखता ही है कि वो जो सेल डिवीजन है जितना उस बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए था वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और फाइनली वो पर्टिकुलर बेबी बाहर आ सकता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर बेबी क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब एक बार बाहर आ जाता है तो उसकी बॉडी में फर्दर सेल डिवीजन नहीं होता। तुम ये सोचो, हम सभी लोग छोटे छोटे थे, हम छोटे छोटे बच्चों से भी कितने बड़े हो गए, हमारी हाइट बढ़ गई, हमारे पैरों की लेंथ बढ़ गई, हमारा बाल बढ़ गए, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, हमारी बाकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, हमारे ऑर्गन्स ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब चीज़ें डिवाइड होना रुकती नहीं है। जो सेल्स का डिवीजन होना है, ऐसा नहीं कि बेबी के बर्थ के बाद वो रुक जाता है, वो बेबी के बर्थ के बाद भी कंटिन्यू रहता है। बट आफ्टर 9 मंथ्स हम ये कह सकते हैं हाँ करके, जितना नेसेसरी डेवलपमेंट होना चाहिए था यूटेरस के अंदर उतना हो चुका है ना। तो ये यूटेरस के अंदर उतना नेसेसरी डेवलपमेंट हो जाता है। खैर, धीरे धीरे सेल डिवाइड होता है, तो ये जो जाइगोट है ये लुढ़कता है, धीरे धीरे लुढ़कते हुए इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, डिवाइड होता जा रहा है, वो डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, अब उसको जाइगोट नहीं बोल सकते क्योंकि जाइगोट का मतलब होता है सिंगल सेल। अब वो सिंगल सेल तो रहा नहीं, है ना। तो अब ये धीरे 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 वो डिवीजन होता जाता है, होता जाता है, और जो यूटेरस की वॉल है उस यूटेरस की वॉल पर आके खुद को बोलो क्या कर लेता है, चिपका लेता है। इस चिपकाने को ही बेसिकली साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि जो भी जाइगोट था या जो भी सेल डिवाइड होकर नीचे आया उस पर्टिकुलर ओविडक्ट से, वो यूटेरस की वॉल पे उसने खुद को क्या कर लिया, चिपका लिया, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रॉयो। ठीक है, क्योंकि अब वो जाइगोट तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि जाइगोट का मतलब तो सिंगल सेल होता है, तो ये जाइगोट तो नहीं है, तो वो एम्ब्रॉयो खुद को क्या कर लेता है, इम्प्लांट कर लेता है धीरे धीरे। किसके ऊपर, आप लोगों के यूटेरस की वॉल के ऊपर। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये जब ये इम्प्लांटेशन होता है, जब ये यूटेरस की वॉल पे खुद को चिपकाता है, तो देखो सेल डिवाइड हो रहा है, पहले एक सेल था, डिवाइड होकर 2 सेल बने। सम एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि किसी भी काम को एनर्जी ना लगे ऐसा तो होता नहीं है, हर काम को एनर्जी तो हमको देनी पड़ती है ना।
अब ऐसे में अगर बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे और सेल डिवाइड अगर होते जाएंगे और अगर जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाएगी, इन सारी प्रोसेस के लिए उसके पास बोलो क्या होगा? इन सारी प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी। इन सारी प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी बताओ? तो एक्चुअल में जब वो खुद को यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांट करता है ना, तो वो जो यूटेरस की वॉल होती है, वो यूटेरस की वॉल क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूटेरस की वॉल कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी ये तो हमको नहीं समझा है ना। यूटेरस की वॉल मतलब कैसे? तो देखो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलिए यूटेरस की वॉल है। ठीक है, ये मान के चलते हैं हम लोग कि यूटेरस की वॉल है। ठीक है, इसको, अरे यार ये कैसे बन गया, खैर मैं एक सिंगल लेयर सी बना लेती हूँ। ये मान के चलो कौन है? यूटेरस की वॉल है। अब यूटेरस की वॉल पर आके कौन चिपक गया है? एम्ब्रॉयो ने खुद को इम्प्लांट कर लिया है। तो मान के चलते हैं यहाँ पर आप लोगों का एम्ब्रॉयो है, ये लेट से एम्ब्रॉयो है। ठीक है, और पीछे क्या है? अच्छा पीछे क्या है? अच्छा समझते हैं पीछे क्या है। तो आप लोगों का जो एम्ब्रॉयो होता है, एम्ब्रॉयो से यूटेरस की वॉल के बीच में एक ऐसा कॉर्ड बन जाता है, एक पाइप बन जाता है। इस पाइप को बेसिकली हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। जब डॉक्टर्स लोग डिलीवरी करते हैं बेबी की, तो इस प्लेसेंटा कॉर्ड को काटते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा जब बाहर, जैसे हमारे पेट के पास एक ना नाभि होती है गोल गोल सी, बस बेसिकली उसी नाभि से ये प्लेसेंटा कॉर्ड, ये एम्ब्रॉय मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ से ये प्लेसेंटा कॉर्ड बनी है, तो यही आगे जाके बच्चे की क्या बन जाती है? नाभि बन जाती है। इससे ये प्लेसेंटा कॉर्ड मदर की यूटेरस वॉल से क्या होती है? चिपकी हुई रहती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटा उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयो से चिपकी हुई है। अब यही प्लेसेंटा क्या करती है? मदर और एम्ब्रॉयो के बीच में एक पुल के जैसे, एक ब्रिज के जैसे काम करती है। कैसा रहता है कि जो मदर खाती है या जो ऑक्सीजन हम मदर लेती है, वही सेम न्यूट्रिएंट्स, वही सेम ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयो को जाता है। और जैसा कि तुम जानते हो कि जब भी कोई भी चीज़ को डेवलप हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, कुछ हो रहा होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, राइट? वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी तो निकालना होता है। तो जो बच्चा यानी कि जो एम्ब्रॉयो है, ये एम्ब्रॉयो को क्या क्या चाहिए, इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसको O2 चाहिए, है ना, इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और एज वेल एज इसको क्या करना है? इसको अपने अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैसे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो रिमूव भी करना है। लेकिन ये करता कैसे है? तो होता ऐसा है कि जो मदर, ये जो यूटेरस की वॉल है, इस यूटेरस की वॉल में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ऐसे बारीक 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 ब्लड कैपिलरीज होती है ना। इन ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? ब्लड होता है। देखो, आप जो भी खाना खाते हो, वो खाना के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ब्लड में जाते हैं। आप जो भी ऑक्सीजन लेते हो अंदर बॉडी के, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? वो भी बेसिकली ब्लड में जाती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालना होता है, वो भी कहाँ जाता है? ब्लड में। मतलब पूरी बॉडी में कुछ देना है या पूरी बॉडी से कुछ लेना है, तो उसका जो मीडियम है, वो मीडियम कौन होता है? ब्लड होता है, राइट? तो ये जो यूटेरस की वॉल है, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी। तो इन ब्लड कैपिलरी से वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये वाला अच्छा वाला ब्लड मान लेते हैं, ये प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा के अंदर भी क्या होता है? ब्लड होता है। इस प्लेसेंटा के अंदर भी क्या होता है? ब्लड होता है। तो डिफ्यूजन होता है। मतलब कैसे डिफ्यूजन होता है? बच्चे को अगर O2 चाहिए, तो प्लेसेंटा के अंदर O2 कम होती है, तो मदर के ब्लड से O2 निकल के यहाँ आ जाता है। और अगर बच्चे के ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस से, वो डिफ्यूजन के वाली प्रोसेस से बाहर चला जाता है CO2। सेम इसी तरीके से डिफ्यूजन होता है, और इसी डिफ्यूजन के थ्रू खाना, पानी, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट, CO2, सारी की सारी चीज़ें क्या होती जाती हैं? एक बेबी और एक मदर के बीच में, बोलो क्या होती है? एक्सचेंज होती है। ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताई हैं, क्योंकि क्लास 10th में इससे ज़्यादा आपको डिटेल सिलेबस की नीड नहीं है। अदरवाइज जब आप 12th स्टैंडर्ड में यही सेम चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बहुत कुछ है फीमेल इम्प्लांटेशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में, बट हमको उतना डिटेल में जाना ही नहीं है।
तो जिस चीज़ में हमको डिटेल में जाना ही नहीं है उसके बारे में हमें पढ़ के क्या मतलब है, राइट, बराबर। तो जब आप 12th में पढ़ोगे तो आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से सेल डिवाइड होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कौन से वेजाइनल फ्लूइड्स होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि प्लेसेंटा क्या है, यूटेरस वॉल के साथ क्या है, एम्ब्रॉयो क्या है, बस ख़त्म, यही हमारी कहानी है। तो इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स वो पर्टिकुलर एम्ब्रॉयो लेता जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर निकालता जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं, और जैसे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं धीरे धीरे वो बेबी की ग्रोथ होती रहती है, और ग्रोथ होते 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 फाइनली आफ्टर 9 मंथ्स वो एक क्या हो जाता है, बिग बेबी में क्या हो जाता है, वो आप लोगों का कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, आप लोगों का एक ह्यूमन बेबी प्रोड्यूस होता है। सेम यही, ऑलमोस्ट सेम यही मैकेनिज्म बाकी ऑर्गेनिजम्स, डॉग, कैट, काउ, इनके इसमें भी होगी। 12th में आप इनकी डिटेल बायोलॉजी पढ़ोगे, MBBS में आप इनकी डिटेल बायोलॉजी पढ़ोगे। हम लोगों को इतनी डिटेल बायोलॉजी अभी क्लास 10th में नहीं पढ़नी। बट कैसा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो यूटेरस की वॉल होती है, जो यूटेरस की वॉल दिख रही है आपको, ये यूटेरस की वॉल में पूरी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये पूरी ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ रहता है यूटेरस का वॉल, पूरी तरीके से ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज किसके लिए होती हैं बताओ? ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं उस एम्ब्रॉयो के लिए कि अगर कोई एम्ब्रॉयो आएगा लेट्स से फीमेल बॉडी के अंदर, तो उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयो को क्या हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? ठीक है, बराबर, क्या हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? तो उस न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने के लिए ब्लड चाहिए, ठीक है, बराबर। तो वो ब्लड यहीं से आता है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर किसी लेडी के अंदर में कोई जायगॉट नहीं है, अगर कोई जायगॉट नहीं है, मान के चलते हैं नो जायगॉट, तो अगर जायगॉट ही नहीं है तो क्या उस लेडी के अंदर में ये जो पूरी की पूरी यूटेरस की वॉल है, ये यूटेरस की वो वॉल जिसमें ब्लड कैपिलरीज बैठी हुई हैं, जमा हो गई हैं, है ना, क्या ये ब्लड कैपिलरीज बराबर आप लोगों के वैसी की वैसी रहेंगी क्या? नो। अगर जायगॉट नहीं आता है, ठीक है, अगर जायगॉट नहीं आता है तो ये जो ब्लड की कैपिलरीज हैं, कहाँ पर है ये ब्लड की कैपिलरीज? आपके यूटेरस की वॉल पर ये ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप किसी धार वाली चीज़ से अगर आप चाकू लेट से आप इस्तेमाल कर रहे हो, रेज़र ब्लेड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, कल को अगर आपके हाथ पाँव में लग गया, ठीक है, तो आप कट जाता है, वहाँ से पर्टिकुलर हमारी ब्लड वेसल्स कट जाती हैं, खून निकलने लगता है, राइट, यही होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो सिमिलरली जो आपकी जायगॉट होता है, अगर नहीं हो आता, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, है ना, तो ऐसे केस में जो ब्लड कैपिलरीज है यूटेरस वॉल के ऊपर वो टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है तो वो क्या होने लगता है, उन ब्लड कैपिलरीज में जो भी ब्लड भरा है वो ब्लड गिरेगा, ऑब्वियस है ना, ब्लड क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। अब तुम खुद सोचो, ये अगर हमारा डायग्राम है और अगर ब्लड गिरेगा तो ऑब्वियस है कि कॉमन सेंस है कि ब्लड नीचे की तरफ ही गिरेगा, ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा, और ये सर्विक्स के थ्रू नीचे आ जाता है वेजाइना के पास, और इसी बेसिक फिनोमेना को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, अब देखो अलग अलग देश के अलग अलग कोने में मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर अलग अलग मिथ है कि उस दौरान ये नहीं करना चाहिए, उस दौरान वो नहीं करना चाहिए, फलाना फलाना, बट ये सारी की सारी बेकार बातें हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसका साइंस के साथ कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए वो ब्लड कैपिलरीज क्यों आई थी, ताकि वो जो बेबी, देखो बेबी होना इन इंडिया एटलीस्ट उसे कैसा माना जाता, अरे वाह बहुत अच्छा, गुड फॉर्च्यून, अरे वाह बहुत खुशी लोग मनाते हैं। तो बेसिकली वो जो ब्लड की कैपिलरीज हैं वो बेबी के लिए ही तो आई थी। तो अगर वहाँ पे बेबी उस वक्त नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, वहाँ पे अगर जायगॉट नहीं है, एम्ब्रॉयो नहीं है, तो वो ब्लड कैपिलरी शेड हो जाती हैं, अगले महीने वापस बनती है। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे ना, इस चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे कि कब बनती हैं, कैसे बनती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हर महीने बनती, क्योंकि देखो गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज के बाद हर महीने पीरियड्स आते हैं, मतलब हर महीने उनकी यूटेरस की जो वॉल है अपने ऊपर ब्लड कैपिलरीज को डिपॉजिट करवाती है, ताकि इस उम्मीद में कि जायगॉट आएगा या एम्ब्रॉयो आएगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी, इस उम्मीद में
बट वो आता नहीं है, वो बात अलग है, लेट्स से, बट उस उम्मीद में नहीं आता है, ब्लड कैपिलरी शेड हो जाती हैं। नेक्स्ट मंथ उसी डेट में या उसके आसपास वापस से ब्लड कैपिलरीज बनती हैं। जाइगोट नहीं आता है, फिर शेड हो जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर शेड हो जाती हैं। इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को, इसी पर्टिकुलर रूटीन को, इसी पर्टिकुलर साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज पीरियड्स? पीरियड्स इज बेसिकली द शेडिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट ऑन द यूटेरस वॉल। जब वो यूटेरस वॉल पे जो ब्लड कैपिलरीज है जब वो शेड हो जाती हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। तो ऐसे में अलग अलग मिथ्स हैं अलग अलग देश के कोनों में इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर लेडीज़ के इसमें, कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। बट पर्सनली आई डोंट बिलीव इन ऑल देम। मैं पर्सनली बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, और ये चीज़ बिल्कुल बिलीव करने लायक नहीं। इट इज़ अ साइंस। साइंस से जब आप खुद सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सम इन इंडिया के कुछ कोनों में ऐसा कहा जाता है उस वक्त लेडीज़ अपवित्र होती है, इम्प्योर होती हैं। कहाँ से इम्प्योर होती है भाई? हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड है। तुम्हारा जो हाथ कटने के बाद जो ब्लड निकालता है ये वही सेम ब्लड है। सो ब्लड इज़ नॉट एट ऑल प्योर, नॉट एट ऑल इम्प्योर, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, राइट? वो सब बकवास है, ठीक है, मिथ है वो सारी चीज़ें। खैर, तो इसको बेसिकली हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हर साल, मतलब हर महीने, सॉरी, ये प्रोसेस रिपीट होती है, ठीक है, और इसी को पीरियड्स कहा जाता है। लेकिन हाँ, जब जो लेडीज़ हैं अगर वो मान के चलते हैं आप लोगों का 45 to 50 ईयर्स की एज के बीच में जब वो आ जाती हैं, अब देखो हर लेडीज़ के अंदर ये डेट थोड़ी अलग अलग होती है, तो ऐसे केस में उनकी बॉडी में कभी भी ये ब्लड कैपिलरीज बनती ही नहीं है, ठीक है। नो ब्लड कैपिलरीज फॉर्म, कोई ब्लड कैपिलरीज फॉर्म नहीं होती। अगर ब्लड कैपिलरीज फॉर्म नहीं होंगी तो कोई शेडिंग नहीं होती, और अगर कोई शेडिंग नहीं होती इसका मतलब कोई पीरियड्स नहीं होते। तो 45 to 50 ईयर्स की जो आपकी पर्टिकुलर एज होती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एज में आपका जो पीरियड्स है वुमेन्स के अंदर वो आना रुक जाता है, और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को कहा जाता है मेनोपॉज। इसे क्या कहा जाता है? मेनोपॉज, ठीक है। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं, बराबर, तो जो ये गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के अंदर यही पीरियड्स स्टार्ट कब होते हैं? 13 ईयर्स के ऑनवर्ड से देखो स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को हो सकता है जल्दी हो, किसी को हो सकता है इस पर्टिकुलर एज से थोड़ा लेट हो, है ना। 13 ईयर्स से बोलो वो स्टार्ट हो जाते हैं आना, और हर मंथ आते हैं। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को कहा जाता है मेनार्क। इसे क्या कहा जाता है? मेनार्क। तो दो चीज़ें होती हैं, पीरियड्स का स्टार्ट होना, पीरियड्स का बंद होना, मेनार्क एंड मेनोपॉज। स्टार्ट मेनार्क, बंद मेनोपॉज। मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हर मंथ अगर फीमेल की बॉडी के अंदर उसके हार्मोन्स का लेवल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की, तो हर महीने एकदम बराबर उसकी बॉडी में क्या होता है? पीरियड्स आते हैं, फिक्स डेट पर आते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है। खैर, ये जो प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। आज तो मैंने जस्ट तुम्हें इम्प्लांटेशन क्या होता है शॉर्ट में बताया, जितना हमारा 10th का सिलेबस हमको रिस्ट्रिक्ट करता है एग्जैक्टली उतना। बाकी डिटेल में आपके लिए 12th क्लास की बायोलॉजी वेट कर रही है। बाकी डिटेल के लिए आपको आगे फ्यूचर जब आप पढ़ेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट को तब वो आपका वेट कर रहा है। 10th में आपको इसके ऊपर जाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं।